तो प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जैसे हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, है ना। तो पहला लॉ क्या था रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। अभी सिमिलरली रिफ्रैक्शन में भी दो लॉज हैं। पहला लॉ हम देख रहे हैं, स्टेटमेंट यहाँ लिखा है मैंने कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, है ना। यानी तीन चीज़ें हैं और ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल है। ये तीनों भी डियर स्टूडेंट्स हमेशा एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगी, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है, ये सब हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। कुछ बुक्स में आप देखेंगे इसमें एक पॉइंट वो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, एक लाइन वो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑलवेज लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। यानी इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के इस पार है, तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के उस पार है, यानी दोनों नॉर्मल के ऑपोजिट साइड्स में लाई करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसिडेंट रे भी नॉर्मल के जिस तरफ है, रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के उसी साइड हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों नॉर्मल के ऑपोजिट साइड्स में होंगे, यानी एक इस तरफ है तो दूसरा उस तरफ है, नॉर्मल के ऑपोजिट साइड्स में लाई करते हैं हमेशा। ये भी पॉइंट कुछ बुक्स में एक्स्ट्रा वो ऐड कर देते हैं कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑलवेज लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। एनीवेज, ये एक पहले लॉ के ऊपर कोई सवाल नहीं आता है डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है वो है हमारा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ जो रिफ्रैक्शन का है उसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो आओ पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमें कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम का प्लूरल क्या है? मीडिया, ठीक है। सो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant. For a given pair of media, the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is constant. ठीक है। तो बेसिकली क्या है ये लॉ समझने की हम कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मैथमेटिकली ये कहता है कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बेसिकली इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट यही है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखा गया कि ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही एक्चुअली क्या है? ये कांस्टेंट एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दिस कांस्टेंट इज़ नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है। यानी उस केस में ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। इसको ऐसा पढ़ते हैं विच इज़ नथिंग बट μ2 अपॉन μ1, इस तरह से उसको लिखते हैं। तो ये स्नेल्स लॉ का एक्चुअल रूप है डियर स्टूडेंट्स। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, ठीक है। तो मैं इसको आपको समझा भी देता हूँ। बेसिकली अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो इस डायग्राम में ये हमारा जो मीडियम है इसको हम बोलेंगे मीडियम 1। इसको हम मीडियम 1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लाइट वहाँ से आ रही है, जहाँ से लाइट आती है वो मीडियम 1 होता है, और जहाँ को लाइट जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियम 2, ठीक है। तो मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम क्या बोलेंगे? μ1, और मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम क्या बोलेंगे? μ2, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली देखा जाए तो ये जो हमारा एंगल है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं, और ये जो हमारा एंगल है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा स्नेल्स लॉ हमें क्या कह रहा है? स्नेल्स लॉ हमें कह रहा है कि साइन आई
अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, यही कह रहा है हमें स्नेल्स लॉ। देखो यहाँ मैंने वही लिखा है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, तो देखो कुछ बुक्स में क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ को एक दूसरे रूप में लिखते हैं। ठीक है, वो दूसरा रूप मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो वो दूसरा रूप ये है कि अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर म्यू वन जो है अगर वो एयर हुआ, अगर वो क्या हुआ, मतलब मीडियम वन अगर एयर हुआ तो म्यू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वन होता है। तो अगर हम दो में से कोई एक मीडियम यानी म्यू वन वाला जो मीडियम है वो एयर ले लें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन हो जाएगा, और म्यू टू को मान लो म्यू, तो उस केस में ये जो स्नेल्स लॉ है ये मॉडिफाई होकर क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, अब देखो म्यू वन के जगह पर हमें वन पुट करना है और म्यू टू के जगह पर म्यू पुट करना है। ठीक, तो ये म्यू अपॉन वन इज सिंपली म्यू, तो साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाता है, म्यू हो जाता है। लेकिन ये तभी होगा, ये इक्वेशन तभी लगेगा ये वाला, जब म्यू वन मीडियम वन जो एयर होगा तभी हम ये यूज़ कर पाएंगे, वरना हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें ये यूज़ करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, साइन आई बाई साइन आर इज म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये जनरल फॉर्म है ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, बात समझ आ रही है डियर स्टूडेंट्स साहब? हाँ जी। अच्छा, अब कुछ बुक्स में एक रूप और लिखते हैं और वो बहुत ही पसंद है मुझे, वो रूप मैं आपको बताता हूँ, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये जो अब मैं रूप आपको बताने वाला हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत काम आता है। तो उसमें वो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आपको आई दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको वो बोल देते हैं थीटा वन। ठीक, और ये जो आर है इसको बोल दो थीटा टू। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये मीडियम वन है, इसीलिए मीडियम वन के अंदर जो एंगल है वो थीटा वन है ना। सिमिलरली मीडियम टू के अंदर जो एंगल है उसको थीटा टू बोल दिया जा रहा है, क्योंकि ये एंगल कहाँ है, मीडियम टू के अंदर है ना, और ये एंगल कहाँ है, मीडियम वन के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से वो लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब ये फार्मूला, ये जो स्नेल्स लॉ है ये किस तरह से मॉडिफाई होता है मैं आपको बताता हूँ। तो इसको लिखा जाता है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इसको उधर भेज दूँ और इसको उधर भेज दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ, तो आओ देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस बिकम्स म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। देखिए यही हो जाएगा, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर होगा डियर स्टूडेंट्स ऐसा। तो इसको या तो आप इस रूप में याद कर सकते हैं स्नेल्स लॉ को, क्योंकि ये और ये तो एक ही चीज़ है, या नहीं तो अगर मैं चाहूँ तो मैं आई के जगह पर थीटा वन और आर के जगह पर थीटा टू भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू। ये अलग अलग रूप में आपको दिखा रहा हूँ लिख के, मतलब इसी स्नेल्स लॉ के ये अलग अलग रूप में आपको लिख के दिखा रहा हूँ, सब एक ही चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, घुमा फिरा के। ठीक है, म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू, ये जो आपको रूप दिख रहा है बड़ा प्यारा रूप है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एंगल का साइन का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके साइन ऑफ एंगल का प्रोडक्ट, वही हो रहा है ना बेसिकली यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। देखिए आप, वही हो रहा है, म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू, है ना। यानी यहाँ से कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है डियर स्टूडेंट्स कि दिस इम्प्लाइज दैट म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि देखो इसका म्यू और इसके एंगल का साइन और दूसरे वाले मीडियम का म्यू और उसके एंगल का साइन का प्रोडक्ट जो है वो तो सेम है। कहने का मतलब ये है कि जैसे सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर मान लीजिए ये 2 है और ये 3 है, तो दूसरे मीडियम का अगर म्यू 3 होगा तो ये क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी तो दोनों प्रोडक्ट की वैल्यू सेम हो पाएगी ना। समझ आ रही है बात आपको? इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि म्यू इंटू साइन थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, म्यू इंटू साइन थीटा इज़ व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, और इसी के आधार पे ये बोला जाता है कि म्यू इज़ इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन साइन थीटा। अब ये तो कांस्टेंट है भाई, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा।
ऐसा बोलो, या इसको एक स्टेप और हम फर्दर ले जा सकते हैं, म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये भी बोल सकते हैं हम। हाँ, क्यों बोल सकते हैं ऐसा? क्योंकि थीटा के बढ़ने से साइन थीटा बढ़ता है और थीटा के घटने से साइन थीटा घटता है। तो अगर म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, मतलब म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा भी होगा। हाँ जी प्यारे बच्चों, यानी अगर कोई मीडियम डेंसर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर का थीटा कम होगा। और अगर कोई मीडियम रेयरर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो उसके अंदर का थीटा ज़्यादा होगा। हाँ, ऐसा होता है प्यारे बच्चों। आओ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। हाँ जी, ये देखिए, ये दो केसेस आपको दिख रहे हैं। इसको मैं केस नंबर 1 बोल देता हूँ प्यारे बच्चों, और इसको मैं बोल देता हूँ केस नंबर 2। ठीक, केस नंबर 1 में लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? रेयरर से डेंसर जा रही है। और केस नंबर 2 में लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयरर जा रही है। ऐसा देखा गया कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाती है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। किधर बेंड हो जाती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब लाइट डेंसर से रेयरर जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। नॉर्मल से अवे बेंड हो गई है ना, और यहाँ नॉर्मल की ओर लाइट बेंड हो गई। ठीक है, हाँ जी। तो प्यारे बच्चों, ऊपर वाला मीडियम मीडियम 1 है, क्यों? क्योंकि लाइट वहाँ से आ रही है। नीचे वाला मीडियम मीडियम 2 है, क्योंकि वहाँ को जा रही है। दूसरे डायग्राम में भी वही हो रहा है, ऊपर वाला मीडियम मीडियम 1 है, नीचे वाला मीडियम मीडियम 2 है। हाँ, अगर लाइट नीचे से ऊपर जा रही होती तो फिर ये मीडियम 1 होता और ये मीडियम 2 होता। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। एनीवेज, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं बड़े ही प्यार से इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू 1 बोल रहा हूँ और इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू 2 बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी आप सिर्फ पहले केस पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, सिर्फ पहले केस पे आप लोग ध्यान दो। सिर्फ आप लोग जो है ना पहले केस पे ध्यान देंगे। तो पहले केस में मुझे बताओ, म्यू 1 बड़ा है या म्यू 2 बड़ा है? कौन बड़ा है? अभी देखो, ये तो भाई रेयरर मीडियम है ना, ये रेयरर है और नीचे वाला डेंसर है, यानी म्यू 2 बड़ा है और म्यू 1 छोटा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हियर म्यू 2 इज़ ग्रेटर देन म्यू 1। ठीक, और अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो जिस मीडियम का म्यू ज़्यादा होगा उसका थीटा कम होगा। अब यहाँ म्यू 2 बड़ा है, म्यू 1 छोटा है, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा एंगल थीटा 1 है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये हमारा थीटा 2 है। तो आप देखिए कि इस मीडियम का म्यू कम है तो इसका थीटा ज़्यादा है, और नीचे वाले मीडियम का म्यू ज़्यादा है तो इसका थीटा कम है। सो दिस इम्प्लाइज दैट म्यू 2 बड़ा है म्यू 1 से, इसका मतलब है कि थीटा 2 छोटा होगा थीटा 1 से, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। बात समझ में आई रही है स्टूडेंट्स आपको? हाँ जी। और देखो उसी का उल्टा इस तरफ हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये थीटा 1 है और ये हमारा थीटा 2 है। तो आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मीडियम 1 जो है ये डेंसर मीडियम आपको दिख रहा है, तो यानी म्यू 1 जो है वो बड़ा है तो थीटा 1 छोटा है। और ये तो रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम में यहाँ पे इसका जो म्यू 2 है, म्यू 2 क्या है भाई? म्यू 2 छोटा है तो थीटा 2 बड़ा है। देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स? हाँ जी। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए कि क्योंकि यहाँ पे म्यू 2 जो है वो छोटा है म्यू 1 से, इसीलिए यहाँ पे थीटा 2 जो है वो बड़ा है थीटा 1 से। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई हो। उसी बात को मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है। ठीक है, सो नाइस डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको स्नेल्स लॉ समझ में आ गया होगा। तो स्नेल्स लॉ का आप जो मन चाहे, मुझे तो पर्सनली ये और ये दोनों पसंद है, इनमें से कोई भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि आप यहाँ तक कॉपी कर लें। यहाँ से हम शुरू करें। तो
पहले आप ये स्लाइड कॉपी डाउन कर लेंगे, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको। और ये स्लाइड कॉपी होने के बाद फिर आप आगे बढ़ के ये स्लाइड कॉपी डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो नंबरिंग दे दें, इसको इक्वेशन 1 बोल दें, इसको इक्वेशन 2 बोल दें, इक्वेशन 3 बोल दें, सब एक ही इक्वेशन है, बस रूप अलग अलग है। तो ये कॉपी कर लें आप। एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप डियर स्टूडेंट्स ये कॉपी डाउन कर लेंगे, और एक बार ये कॉपी हो गया हो तो इसके बाद आप ये कॉपी डाउन कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से कॉपी कर लेंगे इसको। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं मदर फार्मूला, ठीक है। अब इसका ऑफिशियल नाम मदर फार्मूला नहीं है, ये मैं इसको बुलाता हूँ मदर फार्मूला, है ना, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। तो इसकी शुरुआत होती है स्नेल्स लॉ से। तो स्नेल्स लॉ अभी अभी हमने पढ़ा, स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने स्नेल्स लॉ में, कि भाई साइन आई अपॉन साइन आर इज़ नथिंग बट μ2 अपॉन μ1, ठीक है। अच्छा, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था बहुत पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको ले चलता हूँ अतीत के पन्नों में, और मैं आपको अतीत के पन्नों में ले जाके दिखाता हूँ। कहाँ पढ़ा था हमने, हाँ जी ये रहा, ये देखिए डिस्टेंस, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो, क्योंकि ऊपर में c जो है वो कांस्टेंट है, तो हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो हमने देखा था, देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। यानी जिस मीडियम, जो डेंसर मीडियम होगा उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उसमें वेलोसिटी कम होगी लाइट की, और जो रेयरर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होगा, मतलब वहाँ पे लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये हमने देखा था, ठीक है। तो इसी चीज़ को अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। कहाँ पढ़ रहे हैं भाई, हाँ जी हाँ। तो क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अब क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ये μ1 की इधर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा v1, और नीचे क्या आ जाएगा v2। क्यों ऐसा हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल रहा हूँ मैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से ये ऐसा हो गया, μ2 बाई v1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्रिटिकल बात है, वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि ये v क्या डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और ये v2 क्या डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। तो जब भी लाइट वेव की वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ v1, तो या मैं ऐसे लिखता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ v1 अपॉन v2, तो इसका मतलब है वो होगा f इंटू लैम्डा 1 अपॉन f इंटू लैम्डा 2। ऐसा क्यों होगा वो, क्योंकि हमको पता है कि वेलोसिटी इज़ फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो मैंने बताया था कि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है डिस्टेंस, सोर्स पे, है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो जाएगी, और अल्टीमेटली v1 बाई v2 किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के इक्वल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि लैम्डा घट जाने की वजह से, या लैम्डा के बदलने से वेलोसिटी बदलती है। बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि लैम्डा के बदलने से वेलोसिटी बदलती है। कहाँ बताया था मैंने आपको, मैं याद दिला देता हूँ, ये देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया था, बाहर लैम्डा ज़्यादा था तो वेलोसिटी ज़्यादा थी, अंदर में लैम्डा कम हुआ तो वेलोसिटी घट गई, यानी लैम्डा के बदलने से वेलोसिटी बदल जाती है अलग अलग मीडियम में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वापस से हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हाँ जी, तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि v1 बाई v2 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमें पता चला कि लैम्डा ना सिर्फ वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बल्कि लैम्डा वेवलेंथ के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी लैम्डा इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है।
डियर स्टूडेंट्स, तो वही मैं आपको बता रहा था कि म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो गया है ना। तो ये भी एक बात हमको यहाँ से पता चल गई। तो एनीवेज अल्टीमेटली हमारा फार्मूला तैयार हो गया है। तो ये रहा हमारा मदर फार्मूला। इस तरह से हमने इन सारी चीज़ों को आपस में रिलेट कर लिया है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, वो आपको कोई भी 3 चीज़ देंगे, मान लो ये दिया, ये पूछ लिया, ठीक है। इस तरह से वो कोई भी 3 चीज़ आपको देंगे, मान लो ये दिया, ये दिया और ये पूछ लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो डियर स्टूडेंट्स आपको ना वो कोई भी 3 चीज़ देंगे और चौथी चीज़ वो आपसे पूछेंगे। तो आप चाहें तो इसको इससे इक्वेट कर लें या इसको इससे इक्वेट कर लें, मतलब किसी को भी किसी से भी आपस में आप इक्वेट करके जो मन चाहे वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और देखो ना, ये जो मैंने आपको रिजल्ट यहाँ पे बताया है, म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और ये सच भी है ना। मैंने बताया था कि जो आपको वो एग्जांपल दिया था ग्लास वाला, ग्लास स्लैब बताया था, और मैंने क्या बताया था, बाहर से अगर लाइट आ रही है तो बाहर में उसका वेवलेंथ ज़्यादा दिखाया था, अंदर में वेवलेंथ कम दिखाया था, फिर बाहर में वेवलेंथ ज़्यादा दिखाया था। तो मैंने बताया था कि अगर मान लो बाहर एयर है, अंदर ग्लास है और फिर इधर एयर है, तो बाहर में मैंने क्या बताया था, बाहर में वेवलेंथ ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है ना, क्योंकि वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। सो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और अंदर मैंने बताया था वेवलेंथ कम तो वेलोसिटी कम, और बाहर में फिर से वेवलेंथ ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा, ये मैंने आपको बताया था। तो देखो अंदर वाला जो मीडियम है यानी ग्लास, इसका म्यू ज़्यादा है, इसका म्यू ज़्यादा है, तो इसमें वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना बाबा। हाँ, और बाहर वाला जो मीडियम है एयर, एयर का म्यू कम है, तो एयर के अंदर वेवलेंथ ज़्यादा है। समझ आ रही है बात आपको? हाँ जी। तो यही प्यारी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ तक तो कर लिया होगा कॉपी, मैं चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कांस्टेंट तो नहीं होगा, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिन पे वो डिपेंड करता होगा। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। पहला क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया, यानी कैसे मीडिया जो है वो जिनके थ्रू लाइट क्रॉस कर रहा है, यानी फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो 1.33 है। तो जब मैं बोलता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो किसके रिस्पेक्ट में हो रही है बात, बाय डिफ़ॉल्ट वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो जब मैं बोलता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5, दिस मीन्स दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज़ 1.5। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। यानी यहाँ पे एक पेयर बना ना, वैक्यूम और ग्लास का पेयर बना। यहाँ पे भी आप देखिए वाटर और ग्लास का वाटर और वैक्यूम का पेयर बना। यहाँ पे आप देखिए हमने ये ड्राइव किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8 ड्राइव किया था। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 8/9, ये भी हमने ड्राइव किया था। तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ मीडिया है, देखिए ग्लास और वाटर का पेयर है, यहाँ पे वाटर और ग्लास का पेयर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वाटर और इधर क्या है, वैक्यूम का पेयर है। यहाँ पे ग्लास और वैक्यूम का पेयर है। तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, ठीक है। चाहे आप थोड़ा पानी लें, ज़्यादा पानी लें, छोटा सा ग्लास का टुकड़ा लें, बड़ा ग्लास का टुकड़ा लें, वो वैल्यू सेम रहने वाली है। लाइट किसी भी एंगल से आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक गिवन पेयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया, किस टाइप की मीडिया हमने लिए हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर है वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अलग अलग वैल्यू हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था, ये वाले पॉइंट पे हमने देखा था डियर स्टूडेंट्स
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि क्योंकि हमने देखा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो अगर मैं दो टाइप की लाइट लूँ, मैं बोलूँ कि एक तरफ हमारे पास है मान लो वायलेट, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास है सपोज़ रेड, ठीक है। तो अगर ये दो टाइप की लाइट्स हमने ली तो इसके लिए अगर मैं पूछूं कि बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड में से कौन बड़ा और कौन छोटा होगा, यहाँ डैश दे दूं मैं, पूछूं कि ये बड़ा होगा या वो बड़ा होगा या क्या होगा, है ना। तो आप क्या क्या बता पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, जब हम वायलेट और रेड को कंपेयर करेंगे तो हमको पता है कि लैम्डा फॉर वायलेट क्या है, छोटा होता है, और लैम्डा फॉर रेड बड़ा होता है। रेड का वेवलेंथ बड़ा होता है ना, रेड का वेवलेंथ बड़ा होता है और वायलेट का वेवलेंथ छोटा होता है, ठीक। तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट ऑफ अ गिवन मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड ऑफ अ गिवन मीडियम, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ रही है। यानी सेम ग्लास, मान लो मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको मैं, कि मान लो मैंने ग्लास लिया, ग्लास ले लिया, ठीक है। तो और अगर मान लो इसमें वायलेट लाइट आ रही है, ये वायलेट लाइट है, और ये नीचे से कौन सी लाइट आ रही है, नीचे से रेड लाइट आ रही है, ठीक। तो सेम ग्लास वायलेट के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा और सेम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने देख लिया कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यहाँ पे जो वायलेट लाइट आ रही थी इसका वेवलेंथ कम था, इसीलिए इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास का ज़्यादा हो गया। और यहाँ जो रेड लाइट आ रही थी इसका वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा था, तो रेड लाइट के लिए उसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। यानी मटेरियल फिक्स है बाबा, पेयर ऑफ मीडिया सेम है, मतलब ये एयर और ग्लास का पेयर है मान लो, तो ये जो पेयर है ये पेयर फिक्स है, यानी पहला पॉइंट फिक्स है हमारा, पहला पॉइंट हमारा फिक्स है, दूसरा पॉइंट चेंज हो जा रहा है, इसीलिए मामला बदल जा रहा है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जा रहा है। तो यहाँ मीडिया नहीं चेंज हो रहा, यहाँ वेवलेंथ अलग अलग यूज़ करने के वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के लिए अलग अलग हो जा रहा है। समझ आ रही है बात? तो इस तरह की बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जो है यहाँ पे हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, और मीडियम का टेम्परेचर जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, लाइट बेंड क्यों होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है? तो वेवलेंथ या स्पीड के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि दो अलग अलग मीडियम में स्पीड या वेवलेंथ का डिफरेंस होता है, तो उसकी वजह से वो बेंडिंग हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत क्रिटिकल बात बता देता हूँ कि देखो, हमने ये नॉर्मल इंसिडेंस वाली बात नहीं पढ़ी है अब तक, लेकिन इस बात को आपको याद रखना होगा कि डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो ये ना ग्लास है, ठीक, ग्लास और एयर का इंटरफेस हमने ले लिया, तो नीचे में मान लो ग्लास है, ऊपर में मान लो एयर है, कोई भी पेयर ले सकते हो तुम, मैंने एग्जांपल के लिए ये लिया है। और यहाँ पे मान लो मैं एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये रहा हमारा नॉर्मल, ठीक। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट है, अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो इस तरह से अलोंग द नॉर्मल आ रही है, तो इंसिडेंट रे ऐसी है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये लाइट किधर जाएगी बोलो? स्ट्रेट चली जाएगी, यानी रिफ्रैक्टेड रे भी उसी लाइन के लॉन्ग चली जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ 0 हो जाएगा। याद करो, हमने पढ़ा था कि μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। तो अगर θ1 0 होगा तो θ2 भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी।
तो इस केस में, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, लाइट बेंड नहीं करती है, लाइट बेंड नहीं करती है ना। इसलिए देखो जब मैं यहाँ लाइट को अंदर भेजता हूँ तो ये लाइट बिल्कुल ऐसे करके चली जाती है ना। हाँ, वेवलेंथ उसका घट जाएगा अंदर में, लेकिन पाथ उसका स्ट्रेट ही रहेगा। इसका भी पाथ जो है ना वो स्ट्रेट ही रहेगा, ठीक। तो अगर नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो बिल्कुल अनडेविएटेड वो लाइट चली जाएगी, इस बात को हमको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। तो मीडियम के जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसके बारे में भी आपको एक पॉइंट मैं बता देता हूँ डियर कि याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। यानी अगर मीडियम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं कोल्ड एयर और हॉट एयर लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कोल्ड एयर की, तो कोल्ड एयर क्योंकि इसका टेम्परेचर कम होता है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हम बात करें हॉट एयर की, तो क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, इसीलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाने का मतलब है कि कोल्ड एयर कैसा मीडियम कहलाएगा, डेंसर मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो कोल्ड एयर विल बी डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, हाँ, वो डेंसिटी वाली बात नहीं कर रहा मैं, ऑप्टिकली डेंसर। और क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है हॉट एयर का, तो ये कैसा मीडियम बन जाएगा, ये एक रेयर मीडियम बन जाएगा। समझ आ रही है बात आपको डियर? तो ये एक बड़ी प्यारी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। रखेंगे आप ध्यान में, नोट बोल के आपको ये सारी चीज़ें अभी कॉपी डाउन कर लेनी है डियर स्टूडेंट्स, इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो चलो पहले हम शुरू करते हैं कॉपी डाउन करना। कहाँ से शुरू करेंगे, ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा मदर फार्मूला, यहाँ से शुरू करेंगे डियर स्टूडेंट्स। या ये स्लाइड कॉपी कर लें आप, उसके बाद आप पॉज करके ये चाहे तो कॉपी कर लें, तो बस समझाने के लिए बताया था। फिर आप डियर स्टूडेंट्स पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, और ये यहाँ ग्रेटर देन है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है वैसे बेसिकली। और फिर उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक सारी बात आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना बस करते हैं।